Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल के साथ आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वंशागति और विविधता के सिद्धांत के छठे लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर्स को कवर कर लिया है। इसे अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल्स के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को खोल करके वहां देखेंगे, आपको ये सारे लेक्चर्स अपलोड मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर्स के हैंडरिटन नोट भी मिलेंगे, इसलिए आपको यहां से लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल और केवल यहां फोकस करिए ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। बाकी सारे टेंशन को छोड़ करके आप केवल वीडियो पे फोकस करिए। चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोलिए, नोट्स आपको लिखे हुए मिलेंगे जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं और आपको लिखने की जरूरत, आपको लिखने के झंझट से फुर्सत मिल सकता है और आप अपना पूरा का पूरा समय पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। आज हम लोग एक बड़ा बेहतरीन सा टॉपिक शुरू करेंगे यहाँ कि आपके दिमाग में शायद आता हो इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको कहीं नहीं मिलते हैं। वही कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर के आज हम लोग शुरुआत करेंगे। देखेंगे जरा आपकी नजर में भी होगा इस तरह का बात आया हुआ कभी ना कभी कि क्या पर्यावरण नहीं, क्या नर एवं मादा की संख्या बराबर हो सकती है? देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि क्या नर एवं मादा की संख्या बराबर हो सकती है। तो आपके दिमाग में शायद अभी तक में आया हो कि सर बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? तो सर एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सर एमनियोसेंटेसिस, सर फीमेल फिटिसाइड, सर फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सारा कारण फीमेल जो बेबी है, जो मादा शिशु है, भ्रूण हत्या का जो है जिम्मेवार है, जो मादा के संख्या को घटा करके रखता है। लेकिन दोस्त अगर आपसे यहां पर हम ये कह दे कि अगर इन सारे फैक्टर को हटा दिया जाए, अगर इन सारे फैक्टर को हटा दिया जाए तो वहां पर ये किस तरह से क्या कभी नर और मादा की संख्या बराबर हो सकती है? तो जवाब देखेंगे जरा कि या तो हां या नहीं। जवाब दो ही हो सकता है, या हां हो सकता है या फिर नहीं। लेकिन इसका जवाब कुछ इस तरह का होगा कि हम लोगों को इसकी जानकारी बेहतर ढंग से नहीं है, बेहतर ढंग से नहीं है। अब ध्यान देंगे जरा कि क्यों नहीं है, फिर ये क्वेश्चन क्यों आया? हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आया क्यों? तो इसका कारण ध्यान देंगे कि यहां पर जब आपको ये कहा गया कि हम लोगों को इसकी जानकारी बेहतर ढंग से नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ कारण तो पहले बना जो जवाब दिया जा सकता था, लेकिन उसका क्रॉस किया गया, क्रॉस क्वेश्चंस जब किए गए तो इन सारे बातों का जवाब नहीं मिला। तो देखेंगे जरा क्या था इस तरह का क्वेश्चंस और इसका आंसर जो है वो क्या मिला। चलिए देखिए जरा कि यहां इसकी जानकारी हम लोगों को बेहतर ढंग से नहीं है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस का जवाब दिया गया लेकिन क्रॉस क्वेश्चंस का जवाब फिर से नहीं मिला, इसलिए इस बात को हम लोग अभी तक में रोक करके रखे हैं। ध्यान देंगे क्या सब? तो क्या सबसे पहला इसका थ्योरेटिकल जो जवाब दिया, सबसे पहला ये कि ऐसा है, लगता है
कि जो मादा युग्मक है, जो अंडाणु है, वो जब निषेचित होगा, वो अंडाणु का जब निषेचन होगा तो वो शायद Y गुणसूत्र वाले युग्मक को ज्यादा प्रीफर कर रही है। अगर मान लीजिए कि जैसे ये एक अंडाणु है और यहां पर एक शुक्राणु आया जिसके पास X है और यहां पर एक शुक्राणु आया जिसके पास Y है, तो क्या होगा कि ये जो X वाला है और ये Y वाला, तो क्या होगा कि Y वाला को प्रीफरेंस मिलेगा कुछ, जिसके कारण यहां पर तो X ही है, यहां तो अंडाणु के पास X ही है और यहां से आया Y, तो हो सकता है कि Y को प्रीफरेंस मिले तो X और Y यानी कि नर संतान का निर्माण अधिक हो रहा है पर्यावरण में। तो क्या ये बात सही है? तो आंसर आया कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात गलत है कि Y वाले को प्रेफरेंस मिले या X वाले को प्रेफरेंस मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अंडाणु का निषेचन होना है तो नर और मादा दोनों युग्मक का क्या होगा कि X और Y दोनों प्रकार के युग्मक का पूर्ण रूप से क्या होता है कि बराबर बराबर हिस्सेदारी होता है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन आया कि क्या X और Y जो अंडाणु है वहां पर X और Y को प्रेफरेंस मिल रहा है, यानी कि जो अंडाणु यहां पर, ध्यान देंगे जरा यहां पर कि अगर यहां तक पूछा, मुख्य मुद्दा यही है कि ऐसा लग रहा है कि Y वाले को प्रेफरेंस पर्यावरण में अंडाणु को निषेचित करने के लिए अधिक मिल रहा है, इसलिए पर्यावरण में नर संतान की उत्पत्ति अधिक हो रही है, ऐसा माना गया कुछ समय तक। लेकिन इसका जब क्रॉस क्वेश्चंस किया गया तो ये सारा बात क्या हुआ, गलत हो गया। कहा गया कि ये कोई लॉजिक इस तरह का बात नहीं है, क्योंकि अंडाणु के पास चाहे X बियरिंग स्पर्म जाए या Y क्रोमोसोम बियरिंग स्पर्म जाए, दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों को बराबर प्रेफरेंस मिलेगा, दोनों इस तरह का बात होगा, तब दोनों को बराबर प्रेफरेंस मिलेगा, जिस कारण से यहां नर और मादा दोनों तरह के युग्मक को, दोनों तरह के संतान का निर्माण होता है। चलिए, इसके बाद अब जरा हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक टॉपिक शुरू करेंगे आज हम लोग, जेंडर सिलेक्शन। जेंडर सिलेक्शन जेंडर सिलेक्शन क्या है? तो ध्यान देंगे, जेंडर सिलेक्शन कहा जाएगा किसे कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें शिशु के जन्म के पूर्व, पहले ही शिशु का लिंग निर्धारण करना। शिशु के जन्म के पहले ही शिशु का लिंग निर्धारण जो करने का प्रक्रिया है, इसी को हम लोग नाम देते हैं जेंडर सिलेक्शन। ध्यान देंगे, यहां पर बात यह है कि ऐसा लग रहा हम लोगों को कि कुछ समय पहले से ही इस तरह का प्रक्रिया शुरू हुआ है जेंडर सिलेक्शन का, लेकिन अगर हम लोग पीछे हिस्ट्री देखे जरा तो कई हजार साल पहले से ये सारा प्रक्रिया जेंडर सिलेक्शन का चलते आ रहा है। लोगों के पास हमेशा से ये चाहत रही है कि जो संतान आगे आने वाली पीढ़ी में उसको मिलेगा वो उसके मन के अनुकूल हो, यानी कि अगर कोई भी कपल ये चाह रहा है कि उसको नर संतान यानी कि बेटा का जन्म हो, तो वो यही चाहेगा हमेशा। और अगर कोई फीमेल है, कोई ये चाह रहा है कि फीमेल हो, तो उसको वही संतान चाहिए। तो इस तरह का वो प्रक्रिया अलग, इस तरह के संतान की प्राप्ति के लिए वो अलग अलग तरह के प्रक्रम से कई हजार वर्ष पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं इस तरह के प्रक्रम को। ध्यान देंगे जरा, अगर हिस्ट्री जरा सा देखे तो यूरोप का बात कर लेते हैं। सबसे पहला मेडिवल ऑफ यूरोप में कई सौ साल, कई हजार साल पहले क्या होता था कि ऐसा माना जाता था कि सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय, यानी कि लैंगिक संबंध बनाते समय अगर क्या होता है कि हैमर यानी कि हथौड़े को बेड के नीचे रखा जाता है, तो संतान का जो जेंडर है वो नर होगा। संतान का जेंडर क्या होगा? नर होता है।
दूसरा, ऐसा माना जाता था कि अगर कैंची को, सीजर को, लैंगिक संबंध बनाते समय अगर कैंची को रखा जाता है बेड के नीचे, तो उस कंडीशन में संतान का जो लिंग होगा वो मादा लिंग की संतान उत्पन्न होती है। ध्यान देंगे जरा, ये हम लोग आज का प्रक्रिया नहीं है, ये यूरोप में कई हजार साल पहले का प्रक्रिया है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि इस तरह की प्रक्रिया से इस तरह का जो संतान की प्राप्ति है ये हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं आपको कहा जा रहा है। केवल आपको ये बताया जा रहा है मिथ्स किस तरह से जेंडर सिलेक्शन को लेकर के पहले से ही ऐसा हमारे पर्यावरण में हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। अब वो केवल अलग अलग फॉर्म में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। दूसरा, अगर यूरोप में ही उसके ही बात करें तो यूरोप में क्या होता था, ऐसा माना जाता था कि जो राइट टेस्टिस है, राइट टेस्टिस यानी कि वृषण, जो राइट यानी कि दाया जो वृषण है और जो बाया वृषण है, नर में वृषण की संख्या, नर में वृषण की संख्या 2 होती है। तो ऐसा माना जाता था कि जो दाया वृषण से शुक्राणु का, दाया वृषण में शुक्राणु का निर्माण होगा, वो शुक्राणु अगर मादा के एक्स के साथ फ्यूज करता है तो क्या होगा, नर संतान की उत्पत्ति होगी। और अगर लेफ्ट टेस्टिस यानी कि बाएं वृषण से निर्माण होता है तो वो मादा शिशु का निर्माण करता है। बात समझ गए? तो यही यहां पर बात है किसका, जेंडर सिलेक्शन का, जो पहले से चलता आ रहा है। आज का ये प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान देंगे जरा कि इसके कारण क्या होता था कि यूरोप के लोग लेफ्ट टेस्टिस को काट करके बांध दिया करते थे, यानी कि जो वैसेक्टोमी प्रक्रिया है, इस तरह की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला और लेफ्ट टेस्टिकल्स को क्या किया गया, काट करके बांध देता था। अगर नर संतान की चाहत है, मादा संतान के चाहत में राइट टेस्टिस को काट करके बांध दिया जाता था, राइट टेस्टिस से जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था उसको ब्लॉक कर दिया जाता था। बात समझ गए? तो ये कहानी है जेंडर सिलेक्शन का, जो पहले से ये बात चल रहा है। अब यहां क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या लोगों के पास ये हक लोगों को होना चाहिए कि उसका जो अगला पीढ़ी यानी कि आने वाला संतान है उसके जेंडर के सिलेक्शन का हक लोगों के पास होना चाहिए, यानी कि लोग यह निर्धारित करे या नहीं करे। बात यहां ये है, प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन कहा जाता है इसको, PGS, यानी कि इम्प्लांटेशन, अंतरोपण से पहले ही ये निर्धारित कर दिया जाए कि संतान जो है वो नर होगा या मादा होगी। तो ध्यान देंगे ये कैसे होगा, तो इस प्रक्रिया में एक्स गुणसूत्र को, जो एक्स गुणसूत्र वाला जो होगा स्थिति, उसको हटा दिया जाएगा, शॉर्टनिंग कर दिया जाएगा, और वाई गुणसूत्र को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, और उसी को क्या किया जाएगा, इम्प्लांट किया जाएगा। अगर वाई गुणसूत्र वाले को जो एम्ब्रियो है, अगर क्या किया जाएगा कि जो निषेचन के बाद जायगोट बना उसको निकाल करके एक्स गुणसूत्र को क्या किया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा और वाई गुणसूत्र वाले को ही अंतरोपित किया जाएगा। चलिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन, यानी कि अंतरोपण से पहले, अंतरोपण से पहले ही अगर क्या होता है कि ये निर्धारित कर दिया जाए कि संतान का जो लिंग होगा वो क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन। चलिए, अब देखिए जरा कि यहां क्वेश्चन मार्क ये लगा कि क्या यहां पर लोगों के पास ये अनुमति होनी चाहिए कि वो अपने होने वाले, पैदा होने वाले बच्चों का लिंग निर्धारण कर सके। तो जवाब हम कुछ नहीं कहेंगे, आप भी कुछ नहीं कहेंगे, अभी आपको केवल ये देखना है कि लोग क्या कह रहे हैं और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे क्या सही क्या गलत है। तो ध्यान देंगे जरा कि लीगल और इथिकल इशू इसमें क्या क्या है, लोग पक्ष में प्रमाण क्या देता है और विपक्ष में क्या है, किस तरह से है। तो चलिए देखेंगे जरा। सबसे पहले ये कि लोगों का ये मानना है, कुछ लोग ये कहा कि जो लोग ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं, कि लोगों का कहना ये था सबसे पहला कि क्या होगा कि अगर लोगों के पास ये अनुमति लोगों को मिल जाएगा कि अपने बच्चे का, पैदा होने वाले बच्चे का लिंग निर्धारण कर सके, तो वो मादा शिशु को मारना शुरू कर देगा।
ठीक है, पहला बात, मादा शिशु को मारना शुरू कर देगा, यानी कि फीमेल फीटिसाइड होगा, फीमेल फीटिसाइड, मादा भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण हत्या। ठीक है, अब देखिए लोगों का दूसरा पहलू ये हुआ इथिकल इशू में कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मादा भ्रूण हत्या होगा। आप ऐसे सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है, अगर कोई व्यक्ति एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज से ग्रसित है, उसके पिता को वो रोग है और हो सकता है कि वो उसके संतान यानी कि बेटा में जाए, तो वो पिता कभी नहीं चाहेगा कि मेरा जो अगला संतान हो वो बेटा हो, वो यही चाहेगा कि मेरा जो अगला संतान है वो बेटी हो। बात समझ गए। लेकिन बात फिर ये आया, ये दूसरा मुद्दा हुआ, बात यहां ये आया तीसरे मुद्दा में, जब इसका विरोध ये हुआ कि आप ये क्यों सोच रहे हैं, इतना कितना लोग ऐसा है जो मेडिकल पर्पस से ये कर रहा है, मात्र 10% लोग, 90% लोग इसी तरह से कर रहा है कि वो चाह रहा है कि हम जिस तरह का संतान चाहते हैं उसी तरह का संतान क्या हो, जन्म ले। बात समझ गए। चलिए अब देखिए जरा, फिर इसके फेवर में क्या दिया गया, इसके फेवर में यानी कि सपोर्ट में कहा गया कि अगर जेंडर सिलेक्शन का हक होगा, तो जेंडर सिलेक्शन का अगर हक होगा लोगों को, तो एमटीपी यानी कि जो एबॉर्शन है वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? तो लोग पहले ही अगर संतान चाह रहा है बेटा, तो वो क्या करेगा कि प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन करवाएगा, यानी कि वो पहले ही वाई गुणसूत्र वाला एम्ब्रियो को बढ़ने के लिए कराएगा, तो वाई गुणसूत्र ही बढ़ेगा तो बेटा ही होगा, तो फिर एबॉर्शन का खतरा नहीं होगा। चलिए इसके बाद अगला इसके फेवर में आया कि अगर पीजीएस प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन होता है तो पारिवारिक खुशियां भी बढ़ेगी, कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा कोई माता पिता ये चाह रहा था कि मेरा जो अगला संतान हो वो बेटा हो और वहां बेटी का जन्म हो, और अगर कोई ये चाह रहा है कि मेरा अगला संतान बेटी हो और वहां बेटा का जन्म हुआ, तो मुख्य रूप से वो माता पिता और संतान के साथ दोहरा व्यवहार जरूर करेगा, जिसके कारण परिवार में सुख और शांति नहीं रहेगी। चलिए अगला इसके फेवर में यही सारा बात है। अब देखिए जरा अगला नंबर इसके विरोध में फिर क्या हुआ। विरोध में कहा गया कि आप जेंडर सिलेक्शन करके ये बताना चाहते हैं कि कोई एक बेहतर है, यानी कि अगर आप नर को जन्म देना चाहते हैं तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जो नर संतान है यानी कि जो बेटा है वो बेहतर है, और अगर आप मादा संतान चाह रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मादा ही बेहतर है, नर बेहतर नहीं है। यानी कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, दोनों संतान यानी कि चाहे वो नर हो या मादा, वो दोनों समान है। बात समझ गए। ये इसके विरोध में था। इसके बाद देखिए अगला क्या कहा गया, इसके फेवर और विरोध कुछ भी कह सकते हो। अगला कहा गया कि अगर प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन हो जाएगा तो ये जो अनियमित जनसंख्या बढ़ रही है इसको भी रोका जा सकता है, क्योंकि लोग कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर 4-5 बेटी है किसी को और वो एक बेटे के इंतजार में कि जब तक एक बेटा जन्म नहीं लेगा तब तक ऑपरेशन सिजेरियन नहीं होगा, तो इस कारण से जनसंख्या बढ़ रही है, परिवार का बर्डन बढ़ेगा। तो ये सारा पीजीएस का जो है मुद्दा है, जिसमें प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन में ये सारा बात किया जाता है। अब देखिए जरा, अब आपको विचार ये करना है कि क्या सही क्या गलत, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज इसके फेवर में भी आपको बताया गया और कुछ चीज आपको इसके सब विरोध में भी बताया गया। अब यहां देखिए मेरा कोई ओपिनियन इसमें से नहीं है, आप अपना ओपिनियन देखेंगे और कमेंट करेंगे कि आपका ओपिनियन क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन आपको याद रखना है ये पीजीएस प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन का जीन अब एक इस बोतल से निकल चुका है और फिर इसको अब बोतल में कैद करना मुश्किल है। मतलब लोगों के दिमाग में ये आ चुका है क्या कि हम अपने बच्चे के लिंग निर्धारण का जो अधिकार है वो मेरे पास होनी चाहिए, इसका अधिकार किसी और के पास नहीं होगा। हम तय करेंगे कि मेरा जो संतान होगा वो क्या होगा, वो नर होगा या मादा होगी। बात समझ गए। तो ये थोड़ा सा बात इसमें आपको याद रखना है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ा बेहतरीन सा टॉपिक था। आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, लेकिन अभी तक आपको शायद इसका जवाब तो नहीं मिला होगा, लेकिन अब आपको ये जवाब यहां मिल चुका होगा।
कि किस तरह से लिंग निर्धारण का प्रक्रिया, सॉरी, प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन, यानी कि शिशु के जन्म से पहले लिंग निर्धारण का प्रक्रिया चलता है। चलिए दोस्त, यही कहानी है इसका। आगे हम लोग टॉपिक बनाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है उत्परिवर्तन। चलिए, आगे जो हमारा टॉपिक है वह उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। क्या है म्यूटेशन, इसको जरा आप समझेंगे। क्या होगा कि अगर किसी डीएनए या जीन में, अगर किसी डीएनए या उसका क्रियात्मक इकाई जो जीन है उसमें अचानक कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाए जो उसके पूरे लक्षण को बदल दे। ध्यान देंगे जरा, क्या कहा गया कि ऐसा परिवर्तन जो किसी जीव के पूरे लक्षण को बदल देता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ये टर्म सर्वप्रथम ह्यूगो डी ब्रिज नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये टर्म दिया गया था, ये भी आपको याद रखना। ह्यूगो डी ब्रिज सबसे पहले ये बताए थे कि उत्परिवर्तन क्या है। चलिए, इसके उत्परिवर्तन की जो सबसे छोटी इकाई है इसको हम लोग न्यूटन नाम देते हैं। ये भी आपसे एज इट इज ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उत्परिवर्तन दो तरह का हो सकता है। क्या सब? तो जो सबसे पहला है वो है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ध्यान देंगे जरा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और जो दूसरा है ना, दूसरा ये हो सकता है जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। ध्यान देंगे कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है और जीन उत्परिवर्तन क्या है। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन सबसे पहला हम लोग नंबर 1 में टॉपिक बना लेते हैं हम लोग, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। देखिए जरा, ऐसा उत्परिवर्तन जो गुणसूत्र के संरचना, ऐसा उत्परिवर्तन जो गुणसूत्र के संरचना एवं उसके संख्या में, गुणसूत्र का संरचना बदल गया या संख्या बदल गया, उसके कारण जो जीवों के लक्षणों में बदलाव आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। इसको क्या कह देंगे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब देखिए जरा, ये दोनों हो सकता है दो तरह का। पहला, फिर से इसको दो भाग में बांटा गया, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को पुनः दो भागों में बांटा गया है। क्या सब? तो सबसे पहला जो है वो है संख्यात्मक। सबसे पहला जो है वो क्या है, संख्यात्मक, यानी कि संख्या में होने वाला उत्परिवर्तन। यानी कि गुणसूत्र के संख्या में अगर किसी तरह का उत्परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, संख्यात्मक। तो संख्यात्मक देखिए जरा, फिर कितने तरह का हो सकता है, या तो बहुगुणता हो सकता है, यानी कि ज्यादा हो सकता है, और या घट सकता है। तो संख्या अगर बढ़ गया तो भी समस्या और घट गया तो भी समस्या। तो गुणसूत्र के संख्या में होने वाले उत्परिवर्तन को संख्यात्मक उत्परिवर्तन नाम दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा कि यहां पर क्या होगा, कि देखेंगे जरा, संख्यात्मक उत्परिवर्तन जो है ये दो तरह का हो सकता है। आप समझ रहे हैं यहाँ क्या सब? तो एक सर अधिक हो सकता है, अधिक। अभी हम लोग देखेंगे ना अलग अलग तरह का, आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम लोग डिजीज देखेंगे ना तो वहां आपको पता चलेगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं इक्वल नहीं रह रहा है, यानी कि अधिक हो गया, मतलब 2n +1 2n +2 इस तरह से चल रहा है। कम हो गया अगर तो क्या हो जाएगा, तो 2n -1 2n -2, कहीं अधिक हो सकता है कहीं कम हो सकता है। तो इस तरह का जो परिवर्तन होगा ना, इसको हम लोग क्या कह देंगे, संख्यात्मक। ठीक है, चलिए अब हमारे पास इसका दूसरा नंबर है संरचनात्मक। इसका दूसरा नंबर किसका, तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का दूसरा। पहला संख्यात्मक हो गया, अब क्या हो जाएगा, संरचनात्मक।
संरचनात्मक उत्परिवर्तन क्या होता है? तो ध्यान देंगे, संरचना में यानी कि गुणसूत्र के संरचना में, गुणसूत्र के संरचना में अगर किसी तरह का उत्परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग संरचनात्मक उत्परिवर्तन नाम देते हैं। गुणसूत्र के संरचना में अगर किसी तरह का परिवर्तन हो गया तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो इसको नाम देंगे हम लोग संरचनात्मक उत्परिवर्तन। देखिए जरा कि संरचनात्मक उत्परिवर्तन किस तरह से इसको हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं। इसमें देखिए जरा अलग अलग टाइप आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्या सब? तो सबसे पहला जो नंबर 1 में आपको मिलेगा संरचनात्मक में, ये क्या मिलेगा? सबसे पहला आपको मिलेगा अल्पता। अल्पता, ठीक है, सबसे पहला क्या मिलेगा आपको? अल्पता। नंबर 2, दूसरे नंबर में आपको देखने के लिए मिलता है गुणन। तीसरे नंबर में मिलता है स्थानांतरण। नंबर 3 में आपको मिल जाता है स्थानांतरण। और दिखाई दे रहा ना आप लोगों को? हाँ, ठीक है। चलिए अगला नंबर, जो नंबर 4 में आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा प्रतिलोपीकरण। प्रतिलोमीकरण। ध्यान देंगे जरा, क्या सब कहा गया? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को 2 भाग में बांटे, एक संख्यात्मक, दूसरा संरचनात्मक। संख्यात्मक में क्या होगा? एक अधिक हो सकता है, दूसरा कम हो सकता है। संख्या अधिक होगा 2n+1, 2n+2, 2n+3, 4, 5, इस तरह से XYZ जो भी चल रहा है। कम जो है वहां या तो 1 घट सकता है या 2 घट सकता है, कहीं कहीं 3 घट सकता है। तो इस तरह के उत्परिवर्तन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस तरह के उत्परिवर्तन को हम लोग संख्यात्मक उत्परिवर्तन नाम देते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे, और आगे जो हमारा टॉपिक है संरचनात्मक में क्या सब हो सकता है? अल्पता हो सकता है, गुणन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है और प्रतिलोमीकरण हो सकता है। चलिए आगे का हमारा टॉपिक है, यहां पर देख रहे थे संरचनात्मक में अल्पता है, गुणन है, स्थानांतरण है और प्रतिलोमीकरण है या लोपीकरण। प्रतिलोपीकरण भी कुछ बुक इसको लिखता, कोई दिक्कत नहीं है। अल्पता में क्या होगा कि गुणसूत्र के एक खंड का हो जाएगा लोप। जैसे मान ले कि ये एक गुणसूत्र है तो एक खंड का क्या होगा? यहां से किसी चाहे तो इसका या फिर इसका किसी एक का क्या होगा? लोप हो जाएगा, तो इसको हम लोग अल्पता नाम देंगे। स्थानांतरण कुछ भाग का विनिमय क्या होगा? ध्यान देंगे कि 2 गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र ये और दूसरा गुणसूत्र रहा ये, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका कुछ हिस्सा टूटकर इसमें आ जाएगा और इसका कुछ हिस्सा टूटकर इसमें आ जाएगा, तो इसको हम लोग स्थानांतरण नाम देंगे। गुणन में क्या होगा? जीन युक्त भाग का बढ़ना। जैसे अगर ये गुणसूत्र है ये, तो यहां पर अगर क्या होगा कि ये सामान्य गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र का भाग, एक भाग और क्या होगा? यहां बढ़ गया, तो बस हो गया। इसको हम लोग क्या कह देंगे? गुणन, जीन युक्त भाग का बढ़ना। और प्रतिलोपीकरण कुछ भाग का पुनर्विन्यास होना, मतलब यही ये भाग है और यही भाग फिर से घूम के यहां एक बार और आ चुका है। तो इस तरह के उत्परिवर्तन को हम लोग नाम क्या देते हैं? तो प्रतिलोपीकरण या पुनर्विन्यासित करण भी इसको कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बाद हमारे पास अगला है, इसका अगला जो टॉपिक है वो है जीन उत्परिवर्तन। यहां ध्यान देंगे जरा, जीन उत्परिवर्तन में क्या होगा कि जीन उत्परिवर्तन ये ऐसा प्रक्रिया है जिसमें यहां देखिए गुणसूत्र में कुछ हो रहा था, गुणसूत्र में कुछ हो रहा था तो उसको हम लोग क्या कहें? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और अगर जीन में बदलाव के कारण कुछ उत्परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे? जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन को पुनः हम लोग अलग अलग भागों में क्या करते हैं? बांट देते हैं। क्या सब? तो जो सबसे पहला नंबर में हमारे पास है जीन उत्परिवर्तन के प्रकार में, वो सबसे पहला है प्रतिस्थापन। सबसे पहला क्या है?
प्रतिस्थापन। क्या होता है प्रतिस्थापन? नाम आप समझ रहे हैं। एक जो वैसा जीन जो जब एक जीन क्या करेगा, दूसरे जीन युग्म को बदल देगा। जैसे अगर ये मान लेते हैं X है और ये Y है, तो ये Y आएगा और X को बदल करके खुद इसके जगह पर पहुंच जाएगा, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन नाम देते हैं। बात समझ गए? क्या कहा गया कि यह उत्परिवर्तन जिसमें डीएनए श्रृंखला में एक या अधिक क्षारक युग्म एक दूसरे क्षारक युग्म में बदल जाता है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रतिस्थापन नाम देते हैं। चलिए दोस्त, नंबर 2 में हमारे पास है विलोपन, डिलीशियस। क्या होगा? विलोपन। नाम समझ ही रहे नाम से आप। विलोपन का मतलब क्या होना? विलुप्त हो जाना। यानी कि ऐसा प्रक्रिया है ना, प्रतिस्थापन में क्या कहे कि एक या एक से अधिक क्षारक युग्म एक दूसरे से विस्थापित हो जाता है, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन नाम देते हैं। विलोपन में क्या होगा कि कोई भी जो जीन है वह विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा या विलुप्त हो जाता है, तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे? विलोपन प्रक्रिया। ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से एक या अधिक क्षार बाहर निकल जाता है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? विलोपन। तीसरे नंबर में क्या है दोस्त? निवेशन। तीसरे नंबर में क्या है? निवेशन। निवेशन में क्या है? चलिए ध्यान देंगे। इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या एक से अधिक क्षार के जुड़ने के कारण यहां देखिए क्या हुआ? बदल गया जगह, तो इसको प्रतिस्थापन, विलुप्त हो गया विलोपन, और निवेशन क्या होगा? एक जीन में क्या होगा कि एक से अधिक जीन इंटर कर जाता है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उत्परिवर्तन नाम देते हैं। ये दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्परिवर्तन से, तो आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा बनेगा, यहां से आप देख लेंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। नोट्स में आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। आज के सभा को हम लोग दोस्त यही खत्म करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे आने वाली क्लास में हम लोग गुणसूत्रीय सिद्धांत, आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, इसके साथ ही मेंडेलियन विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर पर चर्चा करेंगे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये सारा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं दोस्त आपके लिए। लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सारी चीजों का चर्चा हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।